हेलो मेरे प्यारे सीएस स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल एंड वेलकम टू आरएम सीरीज। तो देखिए लास्ट टर्न पर हम लोगों ने जो कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक पार्ट था वो कंप्लीट किया था। उसके बाद में कॉन्ट्रैक्ट में जितने भी एसेंशियल एलिमेंट्स हम लोगों ने पढ़े हैं, ठीक है, तो उसको डिटेल में आगे बताया गया है। तो आज हम लोग उसको शुरू करेंगे। तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो पहला स्टेप होता है, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के बनने के लिए जो पहला स्टेप होता है वो क्या होता है? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। तो देखिए नेक्स्ट है आपका ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ठीक है, तो ऑफर बोल लीजिए या आप प्रपोजल बोल लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए ऑफर क्या होता है? किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के बनने के लिए जो पहला स्टेप होता है वो होता है ऑफर, क्योंकि अगर ऑफर नहीं होगा तो एक्सेप्टेंस नहीं होगी, ऑफर नहीं होगा, एक्सेप्टेंस नहीं होगी, कभी भी एग्रीमेंट नहीं बनेगा, और एग्रीमेंट नहीं बनेगा तो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो ही नहीं सकता। इस वजह से ऑफर का होना जरूरी। अब ऑफर होता क्या है? ऑफर होता है जब कोई भी पर्सन, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, जब कोई भी पर्सन अपनी किसी फाइनल विलिंगनेस को, अपनी किसी फाइनल विलिंगनेस को किसी दूसरे पर्सन के सामने इस इंटेंशन के साथ में रखता है ताकि उसको उसकी कंसेंट मिल जाए, उसको बोला जाता है ऑफर। फाइनल विलिंगनेस का मतलब क्या हो गया? अपनी किसी इच्छा को, मैं किसी के सामने अपनी इच्छा को रख रहा हूं ताकि वो उसमें हां कर दे, ताकि वो अपनी कंसेंट दे दे, ताकि वो अपनी एसेंट दे दे, तो उसको बोला जाता है ऑफर। तो ऑफर के लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है? एक तो बेटा विलिंगनेस होनी चाहिए, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंटेंशन होनी चाहिए। इंटेंशन होनी चाहिए। किस चीज की इंटेंशन होनी चाहिए? सामने वाली पार्टी की कंसेंट लेने की, सामने वाली पार्टी की कंसेंट लेने की इंटेंशन होनी चाहिए। तो देखिए एक बार देखते हैं। One of the early steps in the formation of a contract lies in arriving at an agreement between the contracting parties by means of an offer and acceptance. Thus, when one party makes a definite proposal to another party and the offeree accept it in its entirety and without any qualification. अब देखो यहां पर अगर कोई भी पर्सन अपनी विलिंगनेस को किसी के सामने इस इंटेंशन के साथ में रखता है ताकि हमें उसकी कंसेंट मिल जाए, तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोलते हैं ऑफर। और जब वो अपनी कंसेंट दे देगा, जब वो अपनी कंसेंट दे देगा, यानी कि कंसेंट का मतलब क्या हो गया? एक्सेप्टेंस। जब वो अपनी एक्सेप्टेंस दे देगा तब वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अग्रीमेंट में। और अगर वो अग्रीमेंट इनफोर्सिएबल बाय लॉ है, इनफोर्सिएबल बाय लॉ है, तब वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? तब वो कन्वर्ट हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट में। अब यहां पर ये बोल रहा है कि भाई ये जो एक्सेप्टेंस दी जा रही है, ये जो कंसेंट दी जा रही है, ये हमेशा वैसी ही होनी चाहिए जैसा ऑफर दिया गया। जैसा ऑफर दिया गया है, एक्सेप्टेंस हमेशा वैसी ही होनी चाहिए, उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन, कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए। जैसे मिस्टर ए ने, सॉरी, मिस्टर ए ने, यार ये कलर क्यों हो गया भाई? हाँ, इसको हटाते हैं पहले, अब नजर आएगा। देखो अब आया नजर। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऑफर किया कि भाई क्या तुम मेरी कार 5 लाख रुपए में परचेज करोगे? क्या तुम मेरी कार 5 लाख रुपए में परचेज करोगे? तो ये क्या हो गया? मिस्टर ए ने अपनी एक इच्छा को बी के सामने रखा और ये सोच करके रखा कि भाई ताकि ये उसको एक्सेप्ट कर ले, या अपनी एसेंट दे दें, या कंसेंट दे दें, कुछ भी बोल लो, सब कुछ एक ही है। अक्सर बच्चों को शब्दों में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो अब ये सोच करके इन्होंने ऑफर किया। अब यहां पर बी ने बोला कि भाई ठीक है, मैं तुम्हारी कार को खरीद तो लूंगा, लेकिन मैं इसकी जो पेमेंट करूंगा वो करूंगा 4.5 लाख रुपए की। तो इन्होंने बोला, मिस्टर बी ने बोला कि भाई मैं तुम्हारी कार खरीद तो लूंगा, लेकिन वो 4.5 लाख रुपए की खरीदूंगा। तो अब देखो मिस्टर ए ने इनको ऑफर क्या दिया था कि मैं अपनी कार आपको 5 लाख रुपए में देना चाहता हूं। तो मिस्टर बी ने क्या बोला कि भाई 4.5 लाख रुपए में खरीदेंगे। तो इन्होंने इसमें कंडीशन लगा दी, इन्होंने एक कंडीशन लगा दी
तो बेटा अगर कंडीशन लग गई है तो फिर वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। नो वैलिड एक्सेप्टेंस हियर। तो यहां पर वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है जैसा ऑफर दिया गया है, जैसा ऑफर दिया गया है, एक्सेप्टेंस बिल्कुल वैसी ही होनी चाहिए। उसमें कोई भी क्वालिफिकेशन, कोई भी कंडीशन, कुछ भी नहीं लगा सकते। जैसा सामने वाले ने बोला है वैसे ही आपको कंसेंट देनी है, तभी उसको वैलिड एक्सेप्टेंस माना जाएगा। अगर आपने उसमें कोई भी कंडीशन, कोई भी क्वालिफिकेशन लगाई तो फिर उसको कभी भी वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं बोला जाता है, बल्कि उसको बोलते हैं काउंटर ऑफर। अब दिमाग में आएगा सर काउंटर ऑफर क्या होता है, ये तो आपने कंफ्यूज कर दिया। तो बेटा काउंटर ऑफर अभी जब आप पढ़ोगे ना, ऑफर कितने तरह के होते हैं तो उसमें मैं आपको बताऊंगा। तो इसको बोलते हैं काउंटर ऑफर। और काउंटर ऑफर या एक्सेप्टेंस के साथ में अगर कोई कंडीशन लगा दी जाती है, कोई बार्गेनिंग कर दी जाती है, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर ये जो ऑफर दिया गया है ये बेटा लैप्स हो जाता है। लैप्स का मतलब ये ऑफर एंड हो गया, एंड ऑफ ऑफर। अब आप इसको इस तरीके से समझो ना, बिल्कुल ऑर्डिनरी तरीका है। जैसे हम लोग शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, आप कोई भी सामान खरीदने के लिए जाते हो, आपको एक जीन्स बड़ी पसंद आई, आप गए शॉप में, आपने बोला यार जीन्स कितने की है, उसने बोला 1800 रुपए का। आपने कहा यार ज्यादा है 1800 रुपए, मैं इसके 1500 रुपए दूंगा या 1500 रुपए दूंगी। अब देखो, तो अब ये उसकी मर्जी के ऊपर डिपेंड है ना कि वो आपको 1500 रुपए में देता है कि नहीं देता है। इसका मतलब क्या हुआ, आपने उसके 1800 वाले ऑफर को ठुकरा दिया। आपने उसको मना कर दिया कि भाई मैं 1800 रुपए में जीन्स नहीं खरीदूंगा या नहीं खरीदूंगी। तो उसी तरीके से यहां पर भी मिस्टर ए ने इनको बोला कि भाई क्या तुम मेरी कार 5 लाख रुपए में खरीदोगे? इन्होंने बोला कि भाई मैं तो 4.5 लाख रुपए में खरीदूंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन्होंने 5 लाख वाला ऑफर क्या किया, ठुकरा दिया। 5 लाख वाले ऑफर पे इन्होंने ठोकर मार दिया। भाई जब ठोकर मार दी है तो वो ऑफर लैप्स नहीं हो जाएगा, वो ऑफर लैप्स नहीं हो जाएगा। तो बेटा एक बार ऑफर लैप्स हो गया तो ऑफर की कहानी खत्म, ठीक है, तभी इसको वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। तो यहां पर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। हां, एक चीज हो सकती है कि अगर मिस्टर ए अब ये बात बोल दे कि चलो भाई ठीक है 4.5 लाख रुपए में कार दी। अब मान लीजिए शॉपकीपर आपसे बोल दे ठीक है 1500 रुपए में जीन्स दी। तो अब यहां पर देखो क्या हुआ कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऑफर किया कि क्या तुम मेरी कार 5 लाख में खरीदोगे? इन्होंने बोला कि नहीं मैं इसके 4.5 लाख दूंगा। तो मैंने क्या बताया, इन्होंने इनके ऑफर को ठुकरा दिया, इनके ऑफर को खत्म कर दिया। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, इन्होंने उनको एक उल्टा ऑफर दे दिया। मिस्टर बी ने इनको एक उल्टा ऑफर दे दिया 4.5 लाख रुपए का। इसी वजह से बेटा इसको बोलते हैं काउंटर ऑफर। चलो अभी बता देता हूं, काउंटर ऑफर जब बात आई है तो फिर अभी बता देता हूं। तो इसको बोला जाता है काउंटर ऑफर। डन है? तो काउंटर ऑफर के केस में क्या होता है, बार्गेनिंग, इसको बार्गेनिंग भी बोल सकते हो, बार्गेनिंग भी बोल सकते हो, या कंडीशनल एक्सेप्टेंस भी बोल सकते हो। तो इस केस में ओरिजिनल ऑफर लैप्स हो जाता है। अब उल्टा इन्होंने ऑफर दे दिया। अब अगर इन्होंने बोला कि ठीक है भाई 4.5 लाख रुपए में मैं अपनी कार तुमको दे दूंगा, तो इसका मतलब अब ये एक्सेप्टेंस दे रहे हैं बेटा। अभी ये ऑफर दे रहे थे, अब ये क्या देंगे, अब ये एक्सेप्टेंस अपनी देंगे। और अगर इन्होंने एक्सेप्टेंस दे दी तब जाकर के वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अब जैसे आपने शॉपकीपर से बोला कि भाई 1500 रुपए इस जींस के देंगे, शॉपकीपर ने बोला ठीक है 1500 रुपए में ले जाओ। तो इसका मतलब आपने उल्टा एक शॉपकीपर को ऑफर दिया, शॉपकीपर ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि अब वो एक कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होगा। तो यही चीज यहां पर बेटा बोली जा रही है कि जैसा ऑफर दिया गया है वैसे ही एक्सेप्टेंस देनी चाहिए। तो देखिए, एक्सेप्ट इट इन इट्स एंटायरिटी, यानी कि अगर आप एक्सेप्टेंस दे रहे हो तो पूरी तरीके से दो, एंड विदाउट एनी क्वालिफिकेशन। ठीक, देयर इज अ मीटिंग ऑफ द माइंड of the parties and the contract comes to being assuming that all other elements are also present। तो बेटा यहां पर मीटिंग ऑफ माइंड का भी होना जरूरी है। मीटिंग ऑफ माइंड का मतलब अब क्या हुआ, मीटिंग ऑफ माइंड याद है किसी को? मीटिंग ऑफ माइंड हम लोगों ने कहां पढ़ा है, सेक्शन 13। सेक्शन 13 क्या था, कंसेंट का था, कंसेंसस एड आइडम। कंसेंसस एट आइटम को क्या बोलते हैं, उसी को तो बोलते हैं मीटिंग ऑफ माइंड। मीटिंग ऑफ माइंड का मतलब सेम थिंग इन सेम सेंस। जब दो लोग, मीटिंग ऑफ माइंड का मैं मतलब बता रहा हूं, जब दो लोग किसी एक ही चीज पर एक ही तरीके से एक ही समय पर अग्री होते हैं उसको बोला जाता है मीटिंग ऑफ माइंड। तो बेटा एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट के लिए, एक प्रॉपर एक्सेप्टेंस के लिए मीटिंग ऑफ माइंड का होना जरूरी है।
क्योंकि भाई मैं आपको बोल रहा हूं कि क्या आप मेरी कार 5 लाख में खरीदोगे, आप भी बोल रहे हो हाँ सर मैं आपकी कार को 5 लाख रुपए में खरीद रहा हूं, तो ये मीटिंग ऑफ माइंड हो रही है, हम दोनों का दिमाग एक ही चीज पर एक ही समय पर एक ही तरीके से अग्री कर रहा है ना, तो ये चीज बेटा होनी चाहिए वैलिड एक्सेप्टेंस में। दूसरा अब अगर सारी चीजें हो रही हैं तब तो बेटा मान करके चलेंगे कि सारे जितने भी सेक्शन 10 के एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे प्रेजेंट हैं, तो फिर एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा। आगे देखिए, अब देखो ऑफर की यहां पर डेफिनेशन बताई गई है, तो ऑफर की डेफिनेशन बिल्कुल वैसे ही है जैसा कि मैंने आपको बताया। यहां से देखिए, ऑफर, एन ऑफर इज अ प्रपोजल, आप चाहे ऑफर बोल लो या प्रपोजल बोल लो, एन ऑफर इज अ प्रपोजल बाय वन पर्सन whereby he express his willingness यानी अपनी इच्छा को to enter into a contractual obligation in return for a promise act or forbearance। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, एक्ट और फॉरबियरेंस, इसको आसान तरीके से करना है तो ऐसे समझ लो, टू डू और नॉट टू डू। फॉरबियरेंस का मतलब होता है किसी को किसी काम को करने से मना करना। फॉरबियरेंस का मतलब क्या हुआ, किसी को किसी काम के लिए मना करना। आसान तरीके से इसको बोलना हो तो ये बोल लीजिए टू डू और नॉट टू डू, यानी कि ऑफर बेटा दोनों तरीके से हो सकता है, किसी काम को करने के लिए या किसी काम को ना करने के लिए। ऑफर पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। अगर कोई पर्सन अपनी विलिंगनेस को, विलिंगनेस का मतलब क्या हुआ, इच्छा किसी भी तरीके की हो सकती है, किसी काम को करने या किसी काम को करने से मना करने के लिए, करने से रोकने के लिए। जैसे इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अगर मान लीजिए कि मिस्टर ए की एक बहुत बड़ी कंपनी है, एक बहुत बड़ा ऑफिस है, मान लीजिए काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, बी इनके यहां मैनेजर है और बड़ा पुराना मैनेजर है, पूरा बिजनेस संभालता है, इसकी सैलरी है 50,000 रुपए पर मंथ, 50,000 रुपए पर मंथ इसकी सैलरी है, ठीक। अब सी जो है वो ए का कॉम्पिटिटर है, सी जो है वो ए का कॉम्पिटिटर है, सेम बिजनेस करता है। एक बार सी ने इनके मैनेजर को ऑफर किया कि यार तुम मेरे यहाँ आ जाओ, हम तुम्हें 1,00,000 रुपए की सैलरी देंगे, 1,00,000 रुपए पर मंथ, तुम्हारी जो सैलरी है ना उससे जस्ट डबल अमाउंट देंगे, तुम मेरी कंपनी ज्वाइन कर लो, ठीक। अब भाई डबल अमाउंट मिल रहा है तो मिस्टर बी का तो मन ललचाएगा ही ललचाएगा। अब जब ये बात ए को पता चली तो ए ने बी को बोला भाई तुम सी के यहां जॉब मत करो, वो तुम्हें 1,00,000 रुपए दे रहा है, मैं तुम्हें 1,25,000 रुपए दूंगा, 1.25 लाख, वो तुम्हें 1,00,000 दे रहा है, मैं तुम्हें 1,25,000 रुपए दूंगा, तुम सी के यहां जॉब मत करो। तो अब देखो, तो ए ने बी को एक ऑफर दिया कि तुम उसके यहां काम ना करो तो मैं तुम्हें 1,25,000 रुपए महीना दूंगा, तो ये भी तो एक ऑफर हो गया। तो ये ऑफर किस चीज के लिए हुआ, नॉट टू डू के लिए हो गया, किसी काम को करने से रोकने के लिए। तो ऑफर किसी भी चीज के लिए हो सकता है बेटा। अभी पहले मैंने आपको बताया कि क्या तुम मेरी कार खरीदोगे, तो टू डू हो गया। यहां पर मिस्टर ए मिस्टर बी को रोक रहे हैं सी के यहां जॉब करने के लिए, तो ये क्या हो गया, नॉट टू डू। तो यही होता है फॉरबियरेंस, आप इसको नॉट टू डू बोल लो या फॉरबियरेंस बोल लो। फॉरबियरेंस का मतलब होता है, देखो एक्ट का मतलब करना और फॉरबियरेंस का मतलब किसी काम को करने से मना करना। अब देखो डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज ए में दी हुई है, defines proposal or offer as when one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing anything। abstain from doing का मतलब भी होता है मना करना, abstain from doing का मतलब भी होता है मना करना। किसी काम को करने से मना करना, आप एब्सटेन बोल लो, फॉरबियरेंस बोल लो, नॉट टू डू बोल लो, सब चल जाएगा। एनीथिंग विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ द अदर, देखो सेम वही चीज है जो मैंने बताई, विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग। व्यू का मतलब उसकी इंटेंशन है, उसकी इंटेंशन किस चीज की है, ऑब्टेनिंग द एसेंट, उसकी एसेंट को ऑब्टेन करने की, ऑफ दैट अदर पर्सन सच एक्ट और एब्सटेनेंस, यानी कि मेरी इच्छा है, हम अपनी इच्छा को आपके सामने इस तरीके से रख रहे हैं ताकि आप अपनी कंसेंट दे दें कि ठीक है मैं वो काम करूंगा या मैं वो काम
नहीं करूंगा, ही इज सेट टू मेक अ प्रपोजल, तो फिर उसको बोला जाएगा कि सामने वाले ने ये प्रपोजल दिया है। और जो प्रपोजल देता है, जो ऑफर देता है, उसको बोला जाता है ऑफरर, और जिसको ऑफर दिया जाता है उसको बोला जाता है ऑफरी। अब मेरे साथ में फटाफट एक बार डेफिनेशन बोलो, डेफिनेशन साथ में बोलो, आसानी से याद हो जाएगी। आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने हैं, बस केवल आपको मतलब समझ में आना चाहिए। तो ऑफर क्या होता है बेटा? ऑफर एक फाइनल विलिंगनेस होती है। फाइनल विलिंगनेस का मतलब कोई इच्छा होती है, वो इच्छा, वो फाइनल विलिंगनेस किसी सामने वाली पार्टी के सामने इस इंटेंशन के साथ में रखी जाती है, और वो इच्छा किसी काम को करने या किसी काम को ना करने, दोनों के लिए हो सकती है। किस इंटेंशन के साथ में रखी जाती है? ताकि वो अपनी कंसेंट दे दे उस काम को करने या उस काम को ना करने की। दिस इज कॉल्ड ऑफर। मेरी बात सबको समझ में आई? अब यहां पर जो पर्सन ऑफर दे रहा है उसको बोला जाएगा ऑफरर, और जो पर्सन को दिया जा रहा है उसको बोला जाएगा ऑफरी। देखो, द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल और ऑफर इज कॉल्ड द प्रपोजर और ऑफरर, एंड द पर्सन टू whom द प्रपोजल इज मेड इज कॉल्ड द ऑफरी। डन है सबको? तो आगे बढ़ते हैं एक बार। अब देखो, यहां पर कुछ रूल्स दिए गए हैं, रूल्स गवर्निंग ऑफर्स। तो किसी एक वैलिड ऑफर के लिए, क्योंकि भाई देखो, वैलिड ऑफर होगा, वैलिड एक्सेप्टेंस होगी, तभी तो वो जाकर के वैलिड एग्रीमेंट बनेगा। जब वो वैलिड एग्रीमेंट बनेगा तभी तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो पाएगा। तो जो पहला स्टेप होता है बेटा, वो किस चीज का होता है? ऑफर का होता है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया। तो पहला स्टेप हमेशा वैलिड होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू रूल्स होना चाहिए। देखिए, अ वैलिड ऑफर मस्ट कंप्लाई विद द फॉलोइंग रूल्स। ये वाला देखते हैं। एन ऑफर मस्ट बी क्लियर। ऑफर हमेशा क्लियर होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए और फाइनल होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? ऑफर हमेशा सर्टेन होना चाहिए, साफ सुथरे तरीके से होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई अभी हम लोग पढ़ करके आ रहे हैं, जैसा ऑफर दिया जाता है वैसे ही एक्सेप्ट किया जाता है। तो जब हम साफ सुथरे तरीके से, साफ सुथरी टर्म्स और कंडीशन बता करके जब हम सामने वाले के पास रखेंगे, तभी तो उसको समझ में आएगा ना। और हर एक चीज सर्टेन होनी चाहिए, स्पेसिफिक होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बोला कि यार, क्या तुम मेरी कार 5 लाख से 6 लाख रुपए के बीच में खरीद लोगे? अब आप बताओ, 5 लाख से 6 लाख के बीच में तो हजारों डिजिट होती हैं, कौन सा अमाउंट आप बताओगे? है ना? तो यहां पर सर्टेन नहीं है ना। मेरे पास में 2 कार हैं, एक व्हाइट कलर की कार है और एक ब्लैक कलर की कार है, और मैं दोनों कारें बेचना चाह रहा हूं, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि क्या तुम मेरी कार खरीदोगे? अब कौन सी कार, ब्लैक या व्हाइट? स्पेसिफाइड नहीं है ना, इसका मतलब क्लियर नहीं है। मेरा 5 तरीके के ऑयल का बिजनेस है, 5 टाइप के ऑयल मैं बेचता हूं। आपका फोन आया मेरे पास में, आपने मेरे से बोला कि सर 1000 लीटर ऑयल भिजवा दीजिए। अब देखो, सुनने में ये बिल्कुल सही लग रहा है, सुनने में ये बिल्कुल सही लग रहा है कि यार 100 लीटर ऑयल भिजवा दीजिए, लेकिन ये 100 लीटर ऑयल कौन सा टाइप का ऑयल है? मैं तो 5 तरीके के ऑयल का बिजनेस करता हूं ना, कौन सा ऑयल है? तो बेटा यहां पर ऑफर हमेशा सर्टेन होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए, ताकि सामने वाले को वो चीज समझ में आए। तो देखो, एन ऑफर मस्ट बी क्लियर, डेफिनेट, कंप्लीट एंड फाइनल। इट मस्ट नॉट बी वेग। इट मस्ट नॉट बी वेग का मतलब फालतू का नहीं होना चाहिए। फालतू का मतलब, मैंने आपसे बोला कि भाई एक काम करो, तुम आसमान से तारे तोड़ करके ले आओ, मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा, तो बेकार की चीज है ना। देखो, फॉर एग्जाम्पल, a promise to pay an increased price for a horse if it proves lucky to promiser is too vague and is not binding। भाई अगर ये मेरे लिए घोड़ा लकी साबित हुआ तो मैं इसको खरीद लूंगा, बढ़े हुए प्राइस पे खरीद लूंगा। ये तो बेकार वाली बात है, घोड़ा लकी है अनलकी है कौन डिसाइड करेगा? तो बेटा ऑफर हमेशा सर्टेन होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, कोई भी बेकार की चीज का नहीं होना चाहिए। अब दूसरा देखो, एन ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। ठीक, अब देखो, ऑफर वैलिड कब होगा? जब आप ऑफरी को कम्युनिकेट करोगे। बगैर कम्युनिकेशन के कभी भी एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं होती, और बगैर कम्युनिकेशन के कभी भी ऑफर वैलिड नहीं होता। अब आपके दिमाग में आएगा, सर कम्युनिकेशन तो होगा ही होगा तभी तो एक्सेप्टेंस देगा, उसको सपने में थोड़ी ना आ रहा है कि वो ऑफर दे रहा है। नहीं बेटा, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। जब कोई भी कानून बनाया जाता है ना, तो बहुत सोच समझ करके बनाया जाता है। किसी भी तरीके की, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी तरीके का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखो, जैसे मिस्टर ए रहते हैं मुंबई में,
ठीक। मिस्टर बी रहते हैं दिल्ली में, मिस्टर ए रहते हैं मुंबई में, मिस्टर बी रहते हैं दिल्ली में। मान लीजिए कि दोनों गरीब हैं, दोनों के पास में मोबाइल नहीं है, दोनों मोबाइल रखते नहीं है, ठीक है। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को एक लेटर पोस्ट किया, एक लेटर पोस्ट किया। उस लेटर में इन्होंने ऑफर किया कि भाई क्या तुम मेरी कार 5 लाख रुपए में परचेज करोगे। ठीक, अब ध्यान से सुनना। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को एक लेटर पोस्ट किया जिसमें लिखा कि क्या तुम मेरी कार 5 लाख रुपए में खरीदोगे। अब इन्होंने लेटर तो भेज दिया। अब लेटर तुरंत के तुरंत तो पहुंचेगा नहीं, लेटर पहुंचने में मुंबई से दिल्ली कम से कम 5-6 दिन तो लग ही जाएंगे। ठीक, अब जिस दिन इन्होंने लेटर पोस्ट किया, एक मिस्टर सी थे, ये कॉमन फ्रेंड थे, ये मतलब ए को भी जानते थे और बी को भी बहुत अच्छे तरीके से जानते थे। तो सी जो है वो ए के घर पहुंचे, ऐसे ही चाय पीने के लिए, टहलते टहलते पहुंच गए ए के घर चाय पीने के लिए। तो ए ने उसको बोला कि यार आज मैंने बी को जो है एक लेटर भेजा है और लेटर में उसने बोला, मैंने उसको बोला है कि क्या तू वो मेरी कार 5 लाख रुपए में खरीदेगा, देखते हैं क्या बोलता है। सी ने चाय वाय पी, सी चाय पी करके घर आ गए। उसके बाद में अचानक से सी के पास में बी का फोन आ गया या बी से बात हो गई। तो सी ने झट से बी को बताया, यार तुम्हें आज पता है आज मैं ए के यहाँ चाय पीने के लिए गया था, तो ए बता रहा था कि आज उसने तुम्हें लेटर भेजा है कि वो अपनी कार तुमको 5 लाख रुपए में बेचना चाहता है। गुरु बहुत बढ़िया कार है, बहुत सस्ते में मिल रही है, उसको पैसों की जरूरत है, ये ऑफर हाथ से निकलने मत देना। बी को लगा यार ये तो बहुत गजब का ऑफर आ गया, बी इसकी कार खरीदना भी चाहता था। बी ने तुरंत के तुरंत सेम डे इनको एक्सेप्टेंस का लेटर भेज दिया, एक्सेप्टेंस का लेटर भेज दिया या फोन ही कर दिया, मान लो फोन ही कर दिया। सी ने तुरंत के तुरंत, सॉरी बी ने सी का फोन रखा और बी ने तुरंत के तुरंत ए को फोन किया और ए से बोला यार आज पता चला कि तुमने लेटर भेजा एक। तो ए चौंक गया, ए ने कहा यार आज ही तो भेजा, आज ही तुम्हें मिल भी गया क्या। तो बी ने बोला नहीं यार लेटर नहीं मिला, लेकिन मुझे पता चल गया कहीं से कि यार तुमने लेटर भेजा है, उसमें लिखा हुआ है कि तुम अपनी कार को 5 लाख रुपए में खरीदना 5 लाख रुपए में बेचना चाहते। तो ऐसा है कि मैं तैयार हूं, मैं अपनी एक्सेप्टेंस दे रहा हूं, मैं तुम्हारी कार को 5 लाख रुपए में खरीदने के लिए तैयार हूं। अब ए का माइंड चेंज हो गया, ए ने बोला भाई मेरे को नहीं बेचनी तुम्हें कार, मैं तुम्हें कार नहीं बेचूंगा। अब बी का मूड खराब। अब बी ने बोला कि भाई जैसे ही ऑफर एक्सेप्ट होता है, जैसे ही ऑफर एक्सेप्ट होता है वैसे ही वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एग्रीमेंट में। कॉमर्शियल नेचर का है, प्रॉपर इन्फोर्सिबिलिटी है, तो फिर वो किस में हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट में। और अगर कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो गया तो फिर आप अपने प्रॉमिस को तोड़ नहीं सकते हो, आपको वो काम करना पड़ेगा। अब मैं तुम्हारे ऊपर केस करूंगा, मैं तुमसे कॉम्पनसेशन की डिमांड करूंगा। तो अब आप ये बताओ कि क्या बी ये केस जीत जाएगा। आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि इस वजह से कि बेटा वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है, नो वैलिड एक्सेप्टेंस। अब वैलिड एक्सेप्टेंस क्यों नहीं है वो समझना। तो अब यहां पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है कि बेटा कम्युनिकेशन का होना जरूरी है। कम्युनिकेशन का मतलब जिस मोड से हमने ऑफर भेजा है, यानी कि इन्होंने इनको लेटर के थ्रू भेजा, अगर वो लेटर मिस्टर बी के पास में पहुंच जाता, मिस्टर बी पढ़ लेते, उसके बाद में अगर ये एक्सेप्टेंस देते तो 100% वैलिड होता। लेकिन अभी कम्युनिकेशन तो पूरा हुआ नहीं है, जिस मीडियम से इन्होंने ऑफर भेजा था वो तो मीडियम अभी कंप्लीट ही नहीं हुआ। वो इनको ऑफर पता कैसे चला, थर्ड पार्टी से। तो बेटा ये तो कोई भी वैलिड कम्युनिकेशन नहीं है। थर्ड पार्टी से पता चला ना, तो ये वैलिड कम्युनिकेशन नहीं है। कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता, जो लेटर इन्होंने पोस्ट किया है वो लेटर बी के पास में पहुंच जाता, बी उसको खोल करके पढ़ लेते। अब ये अगर अपनी एक्सेप्टेंस देते तो ये एक्सेप्टेंस वैलिड होती। इसी वजह से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है भाई कम्युनिकेशन का होना जरूरी है, विदाउट कम्युनिकेशन कोई भी एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं होगी। तो देखते हैं एक बार, देखिए एन ऑफर मस्ट बी, सॉरी an offer must be communicated to the offeree. An offer becomes effective only when it has been communicated to the offeree so as to give him an opportunity to accept or reject the same. तो बेटा ऑफर इफेक्टिव तभी से होगा, ऑफर इफेक्टिव तभी से होगा जब वो ऑफरी की नॉलेज में आ जाएगा, जब उसका कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद में ऑफरी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो या तो उसको एक्सेप्ट करे या वो उसको रिजेक्ट करे। डन है, सबको क्लियर है? आगे देखो नेक्स्ट,
द कम्युनिकेशन ऑफ एन ऑफर मे बी मेड बाय एक्सप्रेस वर्ड्स, ओरल और रिटर्न, और इट मे बी इम्प्लाइड बाय कंडक्ट। देखो ये पूरे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है बेटा, ये पूरे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है कि ऑफर, एक्सेप्टेंस, कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट ये ओरल भी हो सकता है, राइटिंग में भी हो सकता है, और ये इम्प्लाइड भी हो सकता है। इम्प्लाइड का मतलब क्या हुआ? इम्प्लाइड का मतलब हुआ बाय कंडक्ट ऑफ पार्टीज। बाय कंडक्ट ऑफ पार्टीज का मतलब क्या हुआ? यहां पर हम कुछ ऐसा कंडक्ट कर रहे हैं, यहां पर हम कुछ ऐसा कंडक्ट कर रहे हैं जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि सामने वाले ने हमको ऑफर दिया है। जैसे इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो कि मिस्टर ए और मिस्टर बी ये दोनों बहुत पुराने समय से एक दूसरे के साथ में बिजनेस कर रहे हैं। ये होलसेलर हैं और इनका रिटेल का काम है, और ये दोनों अक्सर इनसे गुड्स बेचते रहते हैं, ये इनसे गुड्स खरीदते रहते हैं। अब एक बार इनके पास में एक्स्ट्रा राइस आ गया, एक बार मिस्टर ए के पास में एक्स्ट्रा राइस आ गया और इनके गोडाउन में जगह नहीं बची, मौसम खराब था, पानी वानी बरसने का डर था, मिस्टर ए को लगा ये राइस कहीं खराब ना हो जाए। तो अक्सर मिस्टर बी मिस्टर ए से राइस खरीदते थे। तो एक बार क्या हुआ, मिस्टर ए ने बगैर पूछे, बगैर बात किए 1000 केजी राइस 1000 केजी राइस बी को सप्लाई कर दिया। 1000 केजी राइस बी को बगैर पूछे सप्लाई कर दी। तो अब देखो यहां पर ए एक ऐसा कंडक्ट कर रहा है ना, यहां पर ए ऐसा कंडक्ट कर रहा है जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि मिस्टर ए मिस्टर बी को ऑफर दे रहे हैं कि भाई मैं तुम्हें राइस भेज रहा हूं, क्या तुम ये राइस खरीदोगे? अब ये मिस्टर बी के ऊपर डिपेंड करता है कि मिस्टर बी उसको रखें या वापस कर दें। मिस्टर बी को लेना होगा तो वो रख लेंगे, वापस करना होगा तो वापस भेज देंगे। लेकिन इस ऑफर को क्या बोला जाएगा बेटा? इस ऑफर को क्या बोला जाएगा? इस ऑफर को बोला जाएगा इंप्लाइड ऑफर। मेरी बात समझ में आ रही है? और ये पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है कि चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे वो एग्रीमेंट हो, चाहे वो ऑफर हो, चाहे वो एक्सेप्टेंस हो, वो ओरल भी हो सकता है, राइटिंग में भी हो सकता है। अगर ओरल है और राइटिंग में है तो उसको क्या बोलेंगे? एक्सप्रेस। अगर ओरल है या राइटिंग में है, यानी शब्दों का इस्तेमाल किया गया, जहां पर शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? एक्सप्रेस। और जहां पर कंडक्ट किया जा रहा है, बाय एक्ट किया जा रहा है, बाय कंडक्ट ऑफ पार्टीज, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे इम्प्लाइड। तो एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। तो मेरे ख्याल से यहां तक की कहानी आपको क्लियर हुई होगी। एक बार देखते हैं, देखो A offers his car to B for rupees 10,000. It is an express offer. A bus plying on a definite route goes along with the street. This is an implied offer. अब देखो एक बस है, जैसे मान लो कि मान लीजिए कि मैं दिल्ली में लक्ष्मी नगर में रहता हूँ, ठीक, और लक्ष्मी नगर से द्वारका एक बस डेली वहां से जाती है जो डेली द्वारका तक जाती है। अब मुझे द्वारका जाना है तो मैं क्या करता हूँ? मैं डेली उस बस में बैठता हूँ, द्वारका में उतर जाता हूँ। अब बस में से कोई मेरे को बुलाने थोड़ी ना आता है कि भाई आ करके बैठो, तुम्हें द्वारका जाना है, कुछ नहीं होता। मुझे पता है कि यार बस नंबर 211 या बस नंबर 318 है, ये द्वारका जाती है। मैं चुपचाप जाता हूँ, बस में बैठ जाता हूँ। तो यहाँ पर बेटा मैं ऐसा कंडक्ट कर रहा हूँ ना, रेलवे के टिकट लेना, एटीएम मशीन से पैसे निकालना, ये जितने भी चीजें होती हैं सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट होता है। हम लोगों को लगता है कि यार ये सारे की सारी चीजें ट्रांजैक्शन है, लेकिन बेटा ये सारी की सारी चीजें कॉन्ट्रैक्ट होती है। हम एटीएम मशीन से पैसे निकालते हैं, हम रेलवे में ट्रेवल करते हैं, हम बस में ट्रेवल करते हैं, हम ओला बुक करते हैं, ये जितनी भी चीजें होती हैं, जितने भी हम अपनी नॉर्मल रूटीन में जितने भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, ये सब कुछ एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। और जो कॉन्ट्रैक्ट बाय कंडक्ट होता है उसको बोलते हैं इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, और जो चीजें बोल करके या लिख करके जहां पर शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है उसको बोला जाता है एक्सप्रेस। तो देखो यहां पर एक बस है, वो डेली एक रास्ते पे चलती है, तो उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा बेटा इंप्लाइड ऑफर। और ये ऑफर है, बस हमको ऑफर दे रही है, और जैसे हम बस में जाकर के बैठ गए इसका मतलब हमने उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। तो यहां पर हमने कंडक्ट किया, तो इसको क्या बोलेंगे? इंप्लाइड एक्सेप्टेंस। क्योंकि हम यहां पर जो अपनी एक्सेप्टेंस दे रहे हैं वो भी बोल करके लिख करके थोड़ा ना दे रहे हैं, वो एक्सेप्टेंस भी तो बाय कंडक्ट दे रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? इंप्लाइड एक्सेप्टेंस। तो ऑफर भी इंप्लाइड, एक्सेप्टेंस भी इंप्लाइड, तो कॉन्ट्रैक्ट भी क्या कहलाएगा? इंप्लाइड। अब देखो
on the part of the owners of the bus to carry passengers at the scheduled fares for a various stages। तो यहाँ तक की कहानी मेरे ख्याल से सबको क्लियर होगी। तो बेटा आज हम लोगों ने ऑफर के बारे में पढ़ा, ऑफर के कुछ रूल्स पढ़े, और भी कई सारे रूल्स हैं, तो उसको हम लोग धीमे धीमे करके कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट टर्न पे, या नहीं ये पार्ट नया है तो इस वाले पार्ट को हम लोग नेक्स्ट टर्न पे कंप्लीट करेंगे, और फिर नेक्स्ट टर्न पर साथ में एक्सेप्टेंस वाला पोर्शन भी हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय, थैंक यू।